1993 में हमारे पिताजी भी इसी विधानसभा बिल्लौर से ही चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़े। करीब 2 महीने बाद ही उनका मर्डर हो जाता है। तो लड़की का पता नहीं चला। पुलिस से भी जानकारी कई बार लेने की कोशिश की लेकिन संतुष्ट नहीं मिल रही थी कि जवाब सही है या गलत। तो रात में 2 बज रहा था, मैं अचानक पहुंच गया वहाँ पर। क्या सारी कुर्बानियाँ या सारी जो सेक्रीफाइसेस है क्या हिंदू ही करेंगे? जैसे भी गाय हत्या का काफी वायरल हुआ था एक चर्चा, तो ऐसा उसका पूरा टोटल क्या क्या चीजें थी, आप मीडिया ने कुछ और दिखाया या आप उसमें पूरा अपना बताइए किस तरीके से क्या हुआ? तो राजनीति को बड़ा गलत नज़र से लोग देखते हैं। विधायक है तो ये चोर होगा, सांसद है तो ये चोर होगा। तो ये जो परसेप्शन लगातार चला रहा है आज़ादी से लेकर के आज तक। नमस्कार। तो आज के द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट बिल्हौर विधानसभा के विधायक श्री राहुल बच्चा जी हैं। तो राहुल बच्चा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में। आ, तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप बीजेपी के बिल्हौर विधानसभा के विधायक हैं। आप बहुत यंग विधायक हैं, जब आप आए बने बिल्हौर विधानसभा के विधायक, तो आपको क्या उम्मीदें थी बिल्हौर में, क्या क्या करना है, अपने लिए क्या क्या सोचा आपने कि हम एक यंग विधायक होने के साथ साथ बिल्हौर को क्या नई दिशा देंगे? जिस तरह से हमारा यहाँ पर आना हुआ ये एक कोइंसिडेंट नहीं था। 1993 में हमारे पिताजी भी इसी विधानसभा बिल्लौर से ही चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़े थे। जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ वातावरण में कुछ ऐसा माहौल था कि कुछ 600 कुछ 72 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद दोबारा पॉलिटिक्स में वो 1-2 महीने में सक्रिय होते। वो इसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और करीब 2 महीने बाद ही उनका मर्डर हो जाता है। जी। आंदोलन होता है, जो आरोपी थे वो जेल चले जाते हैं। तमाम सारी राजनीतिक उथल पुथल कानपुर और आसपास के ज़िलों में हो जाती है। लेकिन अंततः जो हमारा व्यक्तिगत जीवन था वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, क्योंकि पिताजी अब नहीं थे। अब परिवार में बड़ा परिवार था और हम 6 भाई बहन थे। एक बड़ी जिम्मेदारी थी परिवार में। हमारे मुखिया के तौर पे हमारे चाचा थे, इन्होंने सारी चीज़ों को संभाला। संभालने के बाद हम पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते चले गए और एक ऐसा समय आया जब हम ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़े। फिर मैंने बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया और गोविंद नगर के ही अपने डीबीएस कॉलेज से, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, जी। यहीं से ही मैंने बीएड भी किया। और बीएड करने के बाद कुछ साल, 2-3 साल तक मैंने कुछ तैयारी करी कॉम्पिटिशन्स में बैठने की। तो लेकिन धीमे धीमे कुछ पॉलिटिकल, क्योंकि उसमें 2012 में जब मैंने बीएड कंप्लीट किया था तो तो मन में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का एक हाँ, कीड़ा वो आ जन्म गया। ले ऐसा लिया था था। कि 2012 में हमारे लोकल विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के बन गए थे। कैंट विधानसभा थी। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया बने। तो वो उनका आना जाना हुआ तो कुछ हम लोगों के क्षेत्र में भी इस तरह का वातावरण रहा कि उनसे मिलने जुलने लगे और उनकी प्रेरणा से और भी हमारे जो करीब वरिष्ठ लोग थे उन की प्रेरणा से धीमे धीमे पार्टी में सक्रियता हुई। पार्टी की सक्रियता का कारण था कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने लोग थे, जो पार्टी को बूथ लेवल पर संभालते थे, कहीं ना कहीं उनमें शिथिलता दिखने लगी थी। तो बूथ लेवल पे काम को संभालने का की जिम्मेदारी मैंने उठाई। फिर उसके बाद धीमे धीमे करके पार्टी में एक के बाद एक दूसरे दायित्व को लेते हुए आगे बढ़े। 2015-2016 के बीच में यूथ विंग में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि अभी तक मैं पॉलिटिक्स में शहर में ही एक्टिव था। 2015-16 के बीच में जब मुझे ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली तो फिर वहाँ पर जाने के बाद एक अलग अनुभव, अलग तरीके का एक वातावरण मिला। और उस ग्रामीण के परिवेश में जहाँ पर पिताजी हमारे चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो उन्हीं लोगों से दोबारा मुलाकात हुई जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बने, नेतृत्वकर्ता भी बने, अन्य अन्य पदों पर रहे और वो सारे लोगों ने फिर मुझे सपोर्ट किया। तो आगे 2017 के विधानसभा में टिकट की संभावना दिखी, नहीं मिली, का पार्टी का काम करते रहे। फिर उसके बाद आगे जा कर के 2022 में टिकट मिल गई और मिलने के बाद जब चुनाव हम जीत रहे थे तो इन 5 सालों में, जब 2017 से 22 का जो मेरा समय था, ये बहुत कुछ सीखने का समय था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैं आ चुका था और मुझे यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और राजनीति में आप इतने आगे बढ़ने के बाद वापसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब वहाँ पर गए तो तमाम मूलभूत तो व्यवस्थाएं ऐसी थी जो मुझे लगा कि नहीं, इन पे काम करना चाहिए। तत्कालीन
विधायक ने भी प्रयास किए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो हमारी उम्मीदों को कहीं ना कहीं पंख मिले और उनके द्वारा छोड़े गए कार्यों को हम लोगों ने पकड़ा कि किस तरह से हम बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र का जो न्यायिक क्षेत्र है जी वो कानपुर देहात जिले में है और हमारे लोगों को वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्याय के लिए किसी दूसरे जिले में जाना पड़ता है, लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, पूरे दिन का समय उसमें जैसे लगता है। आप ही की विधानसभा के कुछ ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कुछ भी वर्क नहीं होता, सिर्फ आप मीडिया के थ्रू बताते हैं हमने ये किया वो किया और दिखता कुछ भी नहीं है। तो आपकी नज़र में आप जब से एमएलए हैं बिल्हौर विधानसभा के, आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया? तो मैं अभी इसके पहले अभी थोड़ी एक जगह पर सार्वजनिक जगह पर मैं अपने पार्टी वर्कर्स के बीच में बैठा हूँ और वो इतनी बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है कि मैंने वो सबसे कहा कि मैं आपके गांव का नाम बताता जा रहा हूँ, आप ये देखते जाओ कि ये काम आपके गांव में हुआ या नहीं हुआ। तो लगभग सभी का जवाब था कि हाँ, ये काम 2 साल 3 साल पहले हुआ था, अभी दोबारा इसको करने की ज़रूरत है, या आप ये गांव में नया काम है, इसको करने की ज़रूरत है। तो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पार्टी का वर्कर है उन चीज़ों को देखता है, सपोर्ट करता है। देखिए, विपक्ष का एक नैरेटिव ये होता है कि हर काम को हमें गलत बता देना है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि जितने काम हमारे लिस्ट में निकले हुए हैं, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का समय निकालिए, हम ब्लॉक वाइज आपको सर्वे करा देंगे कि ग्राउंड लेवल पे कहाँ-कहाँ काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर खाली पिछले मतलब 4 साल में जी मैं चौबे पिछले 4 साल में चौबे पूर्व खाली ब्लॉक उठा लें, तो यहाँ पर मंधना से लेकर के टिकरा मार्ग एक हमारे यहाँ आता है, करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा। दूसरा एक मार्ग बिठूर से लेकर के खीरेश्वर मंदिर तक का था, वो करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से बना। जी बड़ा चौड़ा मार्ग बना है, जो लोग अब निकलते तो उनको लगता है कि हाँ, वहाँ कोई जंगल नहीं है, पहले जंगल जैसी स्थिति थी, लोग आराम से जाते नहीं थे, अब उस रास्ते से जाते हैं। बंदी माता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है चौबेपुर का, चौबेपुर कस्बे से वो रास्ता शुरू होता है, बंदी माता मंदिर तक का 10 किलोमीटर का मार्ग, वो 14 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ। चौबेपुर कस्बे से बेला क्रॉसिंग पड़ती है, बेला रोड जो सीधे 2-3 जिलों को पार करती है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फिर औरैया जिले में जाकर के वो जुड़ती है। उस रोड को चौड़ीकरण के लिए जितना पार्ट विधानसभा बिल्लौर के अंदर आता है, उसका चौड़ीकरण का काम अभी भी चल रहा है। ऐसे बहुत सारे तो छोटे-बड़े मतलब काम चल रहे हैं। आपने कुल मिलाकर रोडों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, काफ़ी सारे रोड और हाईवेज वगैरह कनेक्ट किए हैं आपके बिल्लौर से। आप अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके हिसाब से बिल्लौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ, जॉब और या फिर रोड्स? मुझे लगता है कि हेल्थ से, और मुझे लगता है रोड्स का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। रोड आपने डेवलप और करा दिए। जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे हॉस्पिटल अब खुलने लगे, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। तो तो आपने शहर कोई में लोग, हॉस्पिटल वगैरह का कुछ ऐसा कराया? नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मतलब प्राइवेट से, अब चूँकि सरकारी हॉस्पिटल सीएचसीज़ होती है जी और उसका छोटा स्वरूप जो होता है वो पीएचसी होती है। सीएचसी और सीएचसी में अमूमन जो है गाँव की जो क्षेत्र की जनता है, छोटी-मोटी समस्याओं के लिए सीएचसी आती है। वहाँ उसकी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और कोई बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए हम लोग उस व्यक्ति का, जिसको कभी कैंसर की गंभीर बीमारी है या किडनी रोग से पीड़ित है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से कानपुर शहर के कुछ 4-5 हॉस्पिटल हैं जिसमें मुख्यमंत्री कोष का पैसा आता है। ऐसा हमने हर ब्लॉक में कम से कम 2 करोड़ रुपए की लागत से अब तक लोगों का इलाज कराया है। अपनी विधायक निधि से भी, जब किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है, इलाज नहीं हो पाता, किसी अन्य हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अचानक चला गया, उसको नहीं पता है कि हमें इस हॉस्पिटल में जाना था, कहीं और चला गया, तो उसको हम लोग अपनी विधायक निधि से भी उसका इलाज कराने का काम करते हैं। और अब तो रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अब लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है वहाँ गाँव से निकल कर के शहर तक आने में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गाँव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, जो समस्याएँ थी, वो यही हुआ करती थी, अब ये ख़त्म हो गई है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी काम करने की आवश्यकता हमको, ये आपके जो तहसील की, राजस्व के जैसे मामलों में हम लोगों को काम करने की जैसे ज़रूरत है। लोगों का कहना ही रहता है कि कहीं पर भी पंगे लेना हो तो आपका वहाँ पर होना, मौजूद होना या आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी गाय हत्या का ही काफ़ी वायरल हुआ था एक चर्चा, तो ऐसा उसका पूरा टोटल क्या-क्या चीज़ें थी? आपने मीडिया ने कुछ और दिखाया या आप उसमें पूरा अपना बताइए, किस तरीके से क्या हुआ? मुझे लगता है कि इसमें लगभग सारी चीज़ें सभी को स्पष्ट हो गई थी। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ-साथ भारत सरकार का, और हमारे सरकार के जो मुखिया, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जी, आदरणीय योगी जी, और केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी, दोनों का एक विज़न है। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का जो इतिहास है,
उसको हम बना करके आज भी रखें, क्योंकि वही है हमें जो पूरी दुनिया से अलग कर रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कार से चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, तो ये हमें डिफरेंस नहीं कर रहा है, ये हमें जी। डिफरेंट नहीं कर रहा है। हमें डिफरेंट कर रहा है तो सिर्फ हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति को ख़त्म होते हुए हम लोग लगातार देखते चले आ रहे थे। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, ये सब हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम इन सब चीज़ों को ख़त्म होते हुए अपनी आँख से देख रहे हैं तो कहीं न कहीं भारत भी भविष्य में ख़त्म होने की स्थिति में दिखता है। और हम सरकार में आए थे तो इसी वादे के साथ आए थे कि हम गौ हत्या को बंद करेंगे। हम लगातार उस पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से गौ तस्कर ये इस तरह की हरकत करने का काम करते हैं। जब मैंने वहाँ पर इन परिस्थितियों को देखा, क्योंकि भावनाएँ, मुझे लगता है कि जो बच्चा अगर छोटा होता है तो पहले अपनी माँ से, फिर उसके बाद इन पशुओं से, गाय, भैंस जैसे पशुओं से वो अपना जो उससे जो प्राप्त दूध होता है उससे अपनी भूख को शांत करता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ बचपन में ही नहीं, हम अपनी उम्र के बहुत लंबे जीवन काल में उस पशुओं से प्राप्त दूध को का सेवन करते हैं। अगर उन पशुओं को काटा जाएगा तो एक दिन इसकी भी दिक्कत हम सभी के सामने तो आएगी। वैसे ज़्यादातर दिक्कत आपको गाय हत्या से कि और भी बहुत सारे पशु काटे जाते हैं? देखिए, गाय को संस्कृति से जोड़ा गया है। जी। गाय को संस्कृति से जोड़ा गया है। नंदी जो वाहन है भगवान शिव का, तो हमें उस पे भी आपत्ति होती है। और गाय हमारी माता है, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे तो आप ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर लगभग मुस्लिम जितने भी हैं ये सब कन्वर्टेड हैं, कभी इनके बाप दादा भी हिंदू थे। जी। लेकिन अब चूंकि इनका जन्म इस्लाम में हो चुका है, अब जब इनका जन्म इस्लाम में हो चुका है तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम कभी हिंदू थे या हमारे पूर्वज कभी हिंदू थे। अब ये उसी पद्धति में जीने को तैयार है। तो हमने भी अपने बचपन में अपने घर में देखा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम गाय को पूजनीय मानते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, हम घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसको ख़त्म होते हुए हम नहीं देख सकते अपने जीवन काल में। बहुत अच्छा। अभी एक बहुत ही जल्द का एक वाकया अभी हुआ उत्तम नगर दिल्ली का तरुण हत्याकांड का। तो मैंने देखा कि वहाँ पर आप गए और आपने उसके लिए काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की और आपने अपने विचार भी रखे। तो वो क्या है, पूरा बताएंगे उस हत्या के बारे में? कैसे क्या हुई, साजिश थी या क्या था वो? मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रकरण है वो पूरे भारत में प्रतिदिन कहीं ना कहीं होता है। अलग अलग तरह के जो ये कट्टरपंथी लोग होते हैं वो हर धर्म में होते हैं, जी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी मुझे लगता है कि सब पूरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जी। अपने धर्म को लेकर के सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं। इनके लिए इनके घर में इनके माँ बाप से बढ़ कर के इनका धर्म होता हो, जिनके लिए इनके देश से बढ़ कर के इनका धर्म होता हो, तो ना कभी अपने माँ बाप के प्रति वो ईमानदार होंगे, ना कभी देश के प्रति ईमानदार होंगे। जिस दिन वो ये कह देंगे कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार ज़्यादा हैं, अपने धर्म के प्रति बाद में, मैं कहता हूँ मैं अपने देश के प्रति ज़्यादा ईमानदार हूँ, धर्म के प्रति बाद में, तो इसी तरह से उनको भी जिस दिन अगर बोलना आ जाएगा उस दिन से हमें ये विश्वास हो जाएगा कि वो भी भारत के विषय में, इस देश के विषय में उतना ही अच्छा सोचते हैं जितना कि हम सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान रखना चाहिए जी। कि जो आपका विषय था कि तरुण हत्याकांड। हाँ, तो तरुण हत्याकांड पे हम लोगों को ये देखा कि जो उस तरह की घटना हुई, जी। सिर्फ तरुण हत्याकांड आप देखें तो भारत के अंदर है। उसके पहले भारत में क्या इस तरह की घटनाएं हुई नहीं, पहले भी बहुत सारी हुई, लेकिन इस घटना ने वास्तविकता में बहुत बड़े जनसमूह को अपनी तरफ आकर्षित किया और लोग समझने पे विवश हुए इस बात को कि कोई कैसे किसी को अचानक से एकदम से मार सकता है। ये होता आया है, हम लगातार देख रहे, कट्टरपंथ के आगे रंग पड़ गया तो उसको मार दिया। वास्तव में बड़ा सोचने का विषय है कि जहाँ इस देश के अंदर, इस देश के तथाकथित कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहाँ से चीज़ें निकल करके आई? क्या सारी कुर्बानियाँ या सारी जो सेक्रीफाइसेस हैं क्या हिंदू ही करेंगे? जी। हम उनके सारे त्योहारों को मनाने के लिए, उनके साथ सेवई खाने के लिए हमारे लोग चले जा रहे हैं। जी। कभी वो हमारे त्योहारों को मनाने के लिए उतनी ही खुशी से राजी होते हैं? कभी आपने सुना हो कि उनके किसी जुलूस में, किसी भी कार्यक्रम में किसी हिंदू ने जाकर के पत्थर फेंक दिया हो, यहाँ किसी ने गंदगी फेंक दिया हो? हमारी शोभा यात्राओं पे लगातार पथराव होते हैं, आज भी होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में हम 9 साल से हैं, केंद्र सरकार में हम 11 साल से हैं। इतनी सख्ती करने के बाद भी, इतना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि 72 हुओं के आगे, मतलब इनको लगता है कि सब काफिर मर जाएं, बस इनको ही जिंदा रहना है धरती पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। 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 धार्मिक किताबों का महत्व उतना ही है जितना अपने घर तक है, उसको बाहर नहीं रह सकते। देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक किताब से नहीं। जी। जी। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी कि वीमेन सेफ्टी के लिए आपके क्या मतलब राय है? अभी हाल में ही एक
केस हुआ है जो नाबालिग के साथ में, हम्म। तो उसके लिए आपने अपनी अपनी विधानसभा में कुछ ऐसा रखा हुआ है कि अगर कोई आपकी विधानसभा का व्यक्ति इस तरीके का कोई काम कर रहा है तो आपके यहाँ पर किस तरीके उसे न्याय वगैरह मिलेगा उस पीड़िता को? मुझे याद है कि जब जब इस तरह की कभी भी कोई घटना हुई है, जी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना ही विकास कार्य हम सभी लोगों के लिए मायने रखता है, हमारी सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी, उतना ही महिला सुरक्षा और जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी सुरक्षा की भी हम लोगों के एक महत्वपूर्ण कदम होते हैं। और मुझे तो अच्छी तरह याद है और लोगों को भी याद होगा कि जब एक ऐसा ही प्रकरण हमारे बिल्हौर के क्षेत्र में हुआ था। जी। एक नाबालिग लड़की किसी के लव जिहाद के काम उस मामले में फंसी हुई थी, तो लड़की का पता नहीं चल रहा था। जी। मुझसे मतलब रहा नहीं जा रहा था कि कैसे क्या करूँ। पुलिस से भी जानकारी कई बार लेने की कोशिश की थी, लेकिन संतुष्ट नहीं मिल रही थी कि जवाब सही है या गलत है। तो रात में 2 बज रहा था, मैं अचानक पहुंच गया वहाँ पर देखने के लिए कि पुलिस कितना सही बोल रही है। क्या उन लोगों को अभी तक पकड़ा गया जो लोग आरोपी हैं, जो लोग मतलब जिनके चंगुल में पुलिस होने का दावा कर रही थी, क्या वो लोग पकड़े गए? तो मैंने देखा, वहाँ मौके पर पहुँचा, मैंने देखा कि वो लोग बैठा ले गए थे। इस तरह के कभी हम लोग काम करते हैं। एक हमारे क्षेत्र में ही एक घटना हुई थी, एक बच्ची के साथ में जी। 4-5 लोगों को जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया। बाद में पीड़ित परिवार से मिल करके जो उसकी संभव मदद थी उसको आश्वासन दिया। और ज़्यादा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सीसीटीवी अच्छा, कैमरे हाँ, जैसी वैसे व्यवस्था। आपके हिसाब से अगर कभी ऐसी घटना हो रही है तो इंस्टेंट क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए मेरे क्योंकि हिसाब से प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, तब तक जो आरोपी होते हैं वो कहीं न कहीं किसी का साथ लेकर निकल कहीं बच भी जाते मेरे हैं। हिसाब से तो हमारी सरकार में वो कहीं भी भाग जाए, आपने देखा होगा कि अगर इस तरह की घटना, पहली चीज़ तो बहुत इसमें गिरावट हो चुकी है। जी। इतना कानून का, सरकार का इतना डर है अपराधियों में कि इस तरह की घटना को करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। जी। लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया, अगर उनके इरादे बहुत मजबूत हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो भाग नहीं पाते हैं। तो जितना ही ज़्यादा भागेंगे, उनके डैमेज होने की उतनी संभावना बढ़ जाती है। बाकी कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पर है। सरकार ये प्रयास करती है कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के साथ वो चीज़ें की जाएँ, जो भविष्य में नज़ीर बने, कानून सम्मत भी हो और नज़ीर भी बने। उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई जो हम कर सकते हैं, कठोर से कठोर, वो भी करने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं। गाँव के घरों में भी आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगने लगे हैं, लोग अपने घरों के आस-पास लगाने लगे हैं। और जितने ये कैमरे से व्यवस्थाएँ मजबूत हो जाएँगी ग्रामीण क्षेत्र में भी, जी। तो ये अपराध उतने ही सीमित हो जाएँगे। चूँकि मैंने देखा है कि शहरों में इस समय जो है रात के समय में भी महिलाएँ आराम से निकल जाती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी थोड़ी इसकी गिरावट है, तो वो भी समय के साथ पूरा हो जाएगा। विश्वास है सरकार पर भी और लोगों पर। आपने बिल्हौर में एजुकेशन को लेकर कुछ किया? बिजलौर में एजुकेशन को लेकर के अभी हमारे यहाँ एक बारातशाला सरकार की तरफ से लाई गई थी। जी। जब बारातशाला हमारे यहाँ आई और एक कंपोजिट विद्यालय आया था, तो मैंने बारातशाला और कंपोजिट विद्यालय में मैंने कंपोजिट विद्यालय को चुना। चौबेपुर के बनी गांव में कंपोजिट विद्यालय के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई है और बड़ा विद्यालय बनेगा। हज़ारों बच्चे उसमें लाभान्वित होंगे। मेरिट के आधार पर उन बच्चों का चयन किया जाएगा और उनको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी। पिछली हमारी 2017 से 22 की सरकार में हमारे 6 जिलों का एक जो मंडल है कानपुर मंडल, उस कानपुर मंडल के अंतर्गत एक अटल आवासीय विद्यालय बनना था। हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बना, कानपुर में भी बना, लेकिन कानपुर में वो अटल आवासीय विद्यालय हमारे विधानसभा में बना, जहाँ पर पूरे मंडल के बच्चे कंपटीशन में अपने अच्छे नंबरों के आधार पर, अपनी मेधा के आधार पर वहाँ रहते हैं, खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। ये श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, तो ठीक वैसे ही एक स्वरूप कंपोजिट विद्यालय का भी आया है। और मेरा मानना है कि अभी हम लोगों ने भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने भी अति गरीब बच्चों को कुछ स्कूल बैग और कुछ सुविधाएं देने के लिए प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय बहुत दयनीय स्थिति में होते हैं, तो हम लोग कुछ विभाग के माध्यम से, कुछ विधायक निधि के माध्यम से उसमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे कभी सोलर पैनल की कभी कोई बात होगी तो कुछ विद्यालयों में वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए। कई जगह पर पानी की टंकी का प्रस्ताव है, तो वो भी हम लोगों ने कहा है कि इसको अंतिम वर्ष तक इसको पूरा करना है। सीएचसी में हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जितने 4 सीएचसी थी, चारों में एक्सरे मशीन नहीं थी। एक्सरे के लिए भी प्राइवेट दुकानों में जाकर के, वहाँ पैथोलॉजिस्ट में जाकर के एक्सरे कराना पड़ता था, तो चारों में एक साथ एक्सरे मशीन हम लोगों ने इस 4 साल के दौरान लगवाई। उसके अलावा भी और सारी व्यवस्थाएं, वाटर कूलर भी हमारे सीएचसीज में लग गए हैं ठंडे पानी के लिए।
बहुत और भी कुछ करने की अच्छा, इच्छा। अगर आपसे कोई युवा पीढ़ी पूछने आए कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है, पहले पॉलिटिक्स जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो पॉलिटिक्स में चला गया। बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास मनी पावर है, और तो आप पॉलिटिक्स जॉइन कर लें। बट आजकल कहीं न कहीं एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। अगर आप पॉलिटिक्स जॉइन करें फिर भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप युवा पीढ़ी को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको ज्वाइन करना चाहिए हुँ। पॉलिटिक्स या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है, जी। और कहीं न कहीं इसी सवाल की देन है कि आज हमारे जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी। हम भी एजुकेशन की लाइन में थे, मेरी कुछ और सोच रखा था, फिर धीमे से इधर मूव हुए तो कुछ कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है, क्या करना सही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि राजनीति में जिस तरह के लोग पहले रहे हैं, अभी हाल ही में जब हमारी देसी प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट से पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक गुंडे अपराधियों का राज हुआ करता था। जी। गांव का प्रधान भी वही बनता था जो गांव का सबसे बड़ा अपराधी होता था, जब सबसे बड़ा वो लूट करने वाला व्यक्ति होता था। विधायक भी ऐसे लोग बनते थे कि जो सबसे बड़े लुटेरे होते थे। जी। सांसद भी ऐसे लोग और बनते थे डर जो की सबसे वजह से ज़्यादा, सारा हाँ, वोटिंग और उनके सिस्टम पर वगैरह कई कई मुकदमे उनके पर होते थे। जी, जी। अभी आपने देखा कि बदले हुए स्वरूप में सबसे पहले डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी वहाँ से शुरू हुई जब इस प्रदेश के अंदर से अपराधियों को ख़त्म किया गया। अपराधियों को ख़त्म करना कोई इंसिडेंट नहीं है, वो कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक योजना है। और योजना बिल्कुल धरातल पर अगर विकास आपको लाना है, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में, आपको वहाँ से अपराध को ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगा, बाहर की कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई पर्यटन आपके यहाँ नहीं आने वाला है। कितना भी आप डेवलपमेंट कर लीजिए वो ज़ीरो हो जाएगा, लोग यहाँ आएँगे नहीं। आज हम अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, इन 3 जगहों पर और उसके सहित इन्वेस्टमेंट के भी लिहाज से पूरे दुनिया से लोग आज यहाँ पर आते हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर को कोई यहाँ पर दिक्कत महसूस नहीं होती है, जिन्हें लगता है कि अब उत्तर प्रदेश से अपराधी खत्म होने की स्थिति में है, निचले स्तर पर है। तो मुझे लगता है कि अब ये युवा जो है, जब हमारे जो योगी जी हैं जिन्होंने अपराध को ख़त्म किया, तो जब ये राजनीति को बड़ा गलत नज़र से लोग देखते हैं, विधायक है तो ये चोर होगा, सांसद है तो ये चोर होगा, ये भ्रष्टाचारी होगा, ये दुराचारी होगा, इसका इसका लक्षण सही नहीं होगा, इसके भाव सही नहीं होंगे। तो ये जो परसेप्शन लगातार चला आ रहा है आज़ादी से लेकर के आज तक, मुझे तो लगता है आपके कि यूथ हिसाब को से युवाओं को ज्वाइन करना चाहिए करना पॉलिटिक्स? चाहिए। मुझे आप क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम लोग जी। कभी आप लोग जाएंगे और किसी इंस्टीट्यूट में जा करके बच्चों से एक चीज़ पूछेंगे कि पढ़ने के बाद क्या करोगे, तो ज़्यादातर का जवाब होता है हम नौकरी करेंगे। जी। हम रोजगार का क्योंकि मतलब एक सिर्फ सेफ्टी और सिक्योर लाइफ के लिए नौकरी ज़रूरी हो गई है। आप पॉलिटिक्स जॉइन करेंगे, कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो जाएँ, आप विधायक बन ही जाएँ, या आप पूरी लाइफ एक कार्यकर्ता बन के भी आप अपनी लाइफ गुज़ार सकते हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं बैकअप होना बहुत ज़रूरी है ना? बैकअप जरूर होना जरूरी है, तो कहीं लेकिन मतलब कहीं न कहीं हम बड़े हम बड़े हम मैं बाप की नौकरी औलाद ही नहीं, पॉलिटिशियन मैं नौकरी को पॉलिटिक्स जॉइन कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं नौकरी को नहीं खराब कर रहा, जी। लेकिन लोग सिर्फ नौकरी की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे छोटे छोटे रोजगार भी कर सकते हैं लोग। जी। रोजगार का मतलब है कि हम कुछ काम भी कर सकते हैं, हम कौशल विकास केंद्रों में जाकर के कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं, जी। कोई अपने खुद से स्टैंड हो सकते हैं, जैसे आपने अपने को स्टैंड किया और आप खुद कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जी। तो आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी। तो बिल्कुल। हमारे युवाओं को ये मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो भी कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। सरकार तमाम सारे स्टार्टअप्स पे ढेर सारा लोन दे रही है, उस लोन को लेकर के हम स्टार्टअप करें, अच्छी नीयत के साथ करें, उस काम को बढ़ाएं, ईमानदारी के साथ करें, तो आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी आप स्वयं किसी को देने वाले हो जाएंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से आप पढ़ाई करके रोजगार, नौकरी या किसी पेशे में जाते हैं, उसी तरह से एक पेशा राजनीति भी है। आप राजनीति में जाएंगे तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी भावना से जुड़े हुए होंगे, आप शून्य नहीं हो सकते। आप राष्ट्रवादी विचारधारा के होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, अन्य विचारधारा के होंगे तो उनके साथ जुड़ेंगे। तो जब राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े, तो हमारा एक संगठन, छात्र संगठन भी चलता है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तमाम सारे स्टूडेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, और जब चुनाव होते हैं कॉलेज में तो हमारे कैंडिडेट्स जीतते भी हैं। तो उस संगठन से निकल करके आप ये देखिए कि आपके अंदर ये भावना है कि आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जी। लेकिन आप नौकरी करके बदलाव नहीं कर सकते। आपको राजनीति में आना पड़ेगा, जीवन को सुहा करना पड़ेगा। मैं भी कल विधायक नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि आगे जीवन में मेरे कौन सा ऐसा चरण आएगा, या मुझे राजनीति छोड़नी पड़ेगी, या मुझे कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, या कुछ करना पड़ेगा। तो रिस्क तो है, सब जगह है। व्यापार करेंगे तब भी, नौकरी करेंगे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप सुबह निकले हो शाम को
आप जी। अपने घर आए और पूरा जीवन खपाने के बाद एक दिन बॉस ने कह दिया कि कल से मत आना, तो क्या कर लेंगे आप? तो ये भी तो रिस्क है, हमने पूरा जी, जीवन जी। कहीं दे दिया। तो इस तरह से सब जगह रिस्क है, रिस्क लेकर के ही काम किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन जो योजना हेल्थ योजना के तहत आपने क्या जनता के लिए किया या आपने ने क्या लाभ उठाया उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सन 2022 से लेकर के 2026 तक, जी। चूँकि एक ये योजना है जिसमें हम आपको पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को हम लोग सरकार के माध्यम से पैसा दिलाते हैं। ऐसे करीब 550 से ज़्यादा लोगों को 9 करोड़ रुपए की वैल्यू पूरी विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉकों के लोग ले चुके हैं। अच्छा। उसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग कानपुर शहर के भी होंगे, चूँकि वो कभी-कभी हमारे आस-पास के परिवेश से आ जाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनको पैसा दिलाना, मतलब ये हम ही सभी विधायकों की ज़िम्मेदारी है। कहीं न कहीं वो जी। सरकार का ऐसा फंड होता है। तो बिल्हौर विधानसभा के बहुतायत लोग उससे लाभान्वित हुए। वहीं शहर के भी कुछ लोग इस बजट से लाभान्वित हुए हैं, और आगे भी ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि हमारे विधानसभा सीट पर मैं हूँ, तब तक प्रयास लगातार करता रहूँगा। और फ्यूचर पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं अपने लिए फ्यूचर में? होता क्या है कि जैसे हम लोग आज विधायक हैं, तो पार्टी ने मौका दिया है। जी। उसके पहले पार्टी वर्कर थे, पार्टी मौका देगी, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, काम किया होगा, लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो दोबारा चुनेंगे, नहीं अच्छा लग रहा होगा तो नहीं चुनेंगे। राजनीति में ये सारी चीज़ें होती हैं। जी। पार्टी मौका नहीं देती, ऐसी स्थिति में भी हम लोग पार्टी वर्कर की जो एक स्थायी सीट होती है, पार्टी वर्कर का टैग कभी भी कोई पार्टी किसी से नहीं छीन सकती। तो हम भी एक पार्टी के वर्कर हैं, कैडर हैं, तो हम अपना काम पार्टी के साथ लगातार करते रहेंगे। किसी सरकारी पद पर बैठे हों तब भी और नहीं बैठे हों तब भी। जी। तो आपने अपने क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए हैं बताएँगे थोड़ा-सा? मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के अंदर जी। एक पर्यटन विकास मंत्रालय बना रखा है, और हमारे देश के अंदर पर्यटन का दूसरा अभिप्राय धार्मिक स्थानों से भी है कि जहाँ पर पर्यटन ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से वो धार्मिक जगह होगी तो ज़्यादा पर्यटन होगा। जी। तो धार्मिक जगहों पर एक उन्होंने व्यवस्था करी कि वहाँ पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं, वहाँ जाने वाले जो लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उनके लिए जो कुछ हम डेवलपमेंट वहाँ कर सकते हैं, जो मंदिर के माध्यम से नहीं हो पाया हो, तो हम वहाँ वो करने के लिए बजट मांगते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो पर्यटन विकास मंत्री हैं और माननीय जयवीर सिंह जी, उनसे हम लोगों ने पिछले 2023-24 की कार्य योजना जब उन्हें दी थी, तो अपने विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है खीरेश्वर मंदिर है, जो जी, जी। भगवान शिव का मंदिर है। तो उस मंदिर के आसपास व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उन्होंने 1 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। तो वहाँ पर उसके मदद से हम लोग एक भवन बनाया गया है, और भवन वो चारों तरफ से ओपन है, एयरी है, वहाँ हालांकि पंखों की भी व्यवस्था है, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के वहाँ पर ठहर सके। बारिश के समय में, सर्दियों के समय में, गर्मी के समय में वहाँ पर बैठ सकता है, उठ सकता है। और वहाँ पर एक शौचालय की भी व्यवस्था की गई इसी पैसे से। वहाँ पर एक भव्य स्वागत द्वार भी बनाया गया, रेड मार्बल का बना हुआ है। पास में ही खाली पड़ी एक ग्राम समाज की ज़मीन थी, जिसको ग्राम प्रधान से हम लोगों ने स्वीकृति करा करके वहाँ पर एक पार्क का भी निर्माण कराया है। उस पार्क के अंदर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर वो पार्क में बड़ा पीपल का पेड़ है, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे या बैठ करके कुछ पूजा कर समय सकते बिताना चाहते हैं। वहाँ पर बेल का भी वृक्ष एक बड़ा लगा हुआ है, वहाँ जी, बैठ करके कुछ समय अगर बिताना चाहते हैं तो समय भी बिता सकते हैं। एक वाटर कूलर भी लगाया है वहाँ पर, जी। फ्रीज़र है, जो कि ठंडे पानी की व्यवस्था भी वहाँ हुई है। एक पाथवे बनाया गया है, मंदिर का एक द्वार था जिसका जाने का रास्ता था, आगे का द्वार, और पीछे के द्वार के लिए रास्ता कनेक्टेड नहीं था, तो उस पीछे के द्वार को भी कनेक्टिविटी देने का काम इसी पैसे से किया गया। तो मंदिर के आसपास व्यवस्थाएं ठीक की। दूसरा, अभी एक प्रस्ताव हमारा जो था वो चौबेपुर में बंदी माता मंदिर पड़ता है गंगा जी के जी। किनारे। उस मंदिर को भी अभी हम लोगों ने डाला था, पर्यटन विकास के लिए मांगा था माननीय मंत्री जी से पैसा, तो उन्होंने इसके लिए 80 लाख रुपए प्रदान किए हैं। अभी उसका काम लगभग शुरू हो जाएगा तो कुछ ही समय में, और ये 2027 के चुनाव के पहले जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और कनेक्टिविटी के लिए जो रोड बनी वो मैंने बताई आपको कि 14 करोड़ रुपए की लागत से वो रोड भी वहाँ पर बन गई है। अभी हमारे नए प्रस्ताव में एक हमारे शिवराजपुर के थोड़ा सा आगे शिवराजपुर से बीरामऊ, सकरेज और सकरवा गांव को जाने वाला एक रोड है। जी। उस रोड को भी अभी बनाया गया, बहुत अच्छा रोड बना, बहुत पतला था वो भी, काफ़ी चौड़ा रोड वो भी बना है। कभी उस वहाँ के जहाँ रहने वाले लोग भी उस बात को मानते हैं कि नहीं, ये पहला रोड बहुत छोटा था, झाड़ियों से घिरा रहता था, लूट की घटनाएं हो जाती थी। अब उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर बना है, प्रांगण है, वहाँ पर आटी मंदिर बोलते हैं, संकुला माता मंदिर। वहाँ पे पर्यटन विकास के उद्देश्य से हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से पैसा मांगा है,
एक मद्दूपुर पड़ता है रामपुर नरवा में, वहाँ पर पुराना ब्रह्मदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ के लिए भी पैसा मांगा है। और हमारे बिल्हौर क्षेत्र के लिए भी हनुमान मंदिर के लिए भी हम लोगों ने पैसा मांगा है। तो पैसा मिलता है तो पर्यटन का विकास भी होगा। जी। तो आने वाले समय में आप कौन-कौन से कार्य आपके हैं जो आप करना चाहेंगे? प्रस्तावित कार्यों के बारे में बताएँगे कुछ? अभी कुछ काम जो पिछले ही चुनावी वादे में थे वो कुछ रह गए थे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे जो विकास कार्यों में तो अभी हम लोगों के एक नए थाने 2 बने हैं और कानपुर का सबसे हाईटेक थाना बिल्लौर थाना बन कर के तैयार है। अभी वहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन चल रहा है अभी वहाँ पर अच्छा। काम थोड़ा बहुत चल रहा है। तो बस अड्डे का भी, चूँकि बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र में पुराना कोई बस अड्डा नहीं था। जब चुनाव के समय से ये मुद्दा था कि यहाँ पर बस स्टॉप मिले। मैं मंत्री से काफ़ी बार मिला, लेकिन वहाँ पर क्या था कि तहसील के लोग ज़मीन चिन्हित करके नगर पालिका क्षेत्र में नहीं दे पा रहे थे, या नगर पालिका क्षेत्र से लगी हुई किसी गाँव के अंदर नहीं दे पा रहे थे, जो कि ऑन रोड हो। तो अभी नई तहसील की टीमों का गठन हुआ। गठन होने के बाद वो मौके पर गए और उन्होंने पर्याप्त जगह ढूंढ करके निकाली है, और बस अड्डे का निर्माण भी मेरे चुनाव के पहले हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके अलावा कचहरी वाला विषय आपको बताया ही था कि उसके लिए भी अभी हम लोग प्रयासरत हैं, जी। कुछ अड़चने हैं जिस कारण से हम उसको नहीं ला पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मिनी स्टेडियम की योजना चल रही है। मिनी स्टेडियम के लिए एक शिवराजपुर में बैरी ग्राउंड है, उसमें मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। ये ड्रोवा जमौली गांव में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने अपना वहाँ पर जो एनटीपीसी चलती है उससे फंड दिलवा करके उसको वहाँ पर खेल ग्राउंड बनाने की व्यवस्था चल रही है। आकिन में गंगा जी का घाट है, वहाँ पर पक्का स्नान घाट बनवाने का काम क्रिटिकल गैप से किया गया। हमारे इसके पूर्व जिलाधिकारी थे निशाद जी, उनके माध्यम से 37 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे वहाँ पर हम लोगों के आग्रह से। तो उनका वहाँ पर एक पक्का घाट, स्नान घाट बनकर के तैयार है, जो लोग जनता को समर्पित किया गया है। एसडीआरएफ की टीम की लगातार नीड होती है। कई बार मेलों के दौरान गंगा जी के में काफ़ी लोग डूब जाते हैं कुछ लापरवाही की वजह से, तो त्वरित उनको सहायता मिल सके, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम कई बार आई है, लेकिन अभी उनके रुकने की व्यवस्था हम नहीं करा पाए। इसी कारण से वो टीम यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रुक पा रही है। बाकी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषय हैं, काम हैं, तो लगातार करने का हमारा प्रयास है। और हमारे प्रयास में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम न्यायिक क्षेत्रों को कानपुर शहर में लाना चाहते हैं, नगर से जोड़ना चाहते हैं, ना कि देहात से जो अभी चल रहा है उसको हम लोग करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। विश्वास है कि होना चाहिए इसको। आज के प्रीति रंजन पॉडकास्ट में हमारे साथ राहुल जी थे, जिन्होंने बेबाकी से सारे ही क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो राहुल जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और भविष्य में आप बहुत आगे जाएँ पॉलिटिक्स में और बिल्हौर विधानसभा को और बहुत ऊँचाइयों तक लेकर जाएँ। मेरी यही शुभकामनाएँ हैं आपके लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आभार। धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।